अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल दुआ टू वॉइस। वीडियो शुरू होने से पहले दुआ टू वॉइस को सब्सक्राइब करते और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते। इन दिनों हमारी पुप्पी साथ कुबरा की शादी थी। शादी की रात लड़के और लड़कियां हाल में जमा थे और गाग जा रहे थे। सुलेमान मेरा पुप्पी साथ था और बहुत अच्छा गाता था, लेकिन जब इसे गाने को कहा गया तो उसने मना किया और शर्माने लगा। तभी मैंने हिम्मत दिलाई तो इसने एक मकबूल लोकगीत सुनाया। इसकी आवाज़ बहुत अच्छी और गले में सोज था। सब पर सहतारी हो गया। मुझ पर तो इसकी पुरसोस आवाज़ ने ऐसा असर किया कि मैं खो सी गई। शादी ख़त्म हो गई, सब मेहमान चले गए, फिर हम भी अपने अपने घरों को चल दिए। मगर मैं इस बार एक नए सुलेमान की तस्वीर को अपने दिल में सजा कर लाई थी। अब उसका ख्याल हर पल मुझे घेरे रखता। निगाहें दरवाजे और कान आंखों पर लगे रहते। मसला ये था कि जिस घर जवान लड़कियां हूँ वहाँ रिश्तेदार लड़के बहुत कम जाते थे। हालांकि इसका घर हमारे घर के पास था, वो फिर भी नहीं आता था। एक साल यूं ही गुजर गया और मैं इसकी एक झलक भी ना देख सकती थी। एक रोज़ सेहन में बैठी थी कि अचानक वो आ गया। बहुत अरसे बाद देखा तो आंखों ने यकीन नहीं किया। बस बुत बनी इसे देखती रही। छोटी बहन ने हिलाकर मुझे ख्वाब से बेदार किया। जब मैंने होश में आई तो दिल खुशी से लबरेज हो गया, क्योंकि अरसे बाद दिल के मालिक को देखा था। माँ ने इसे खुशामदीद कहा। इतने अरसे बाद कैसे आना हुआ? खैर तो है, सब खैर है, बस मामू याद आते थे, इसने जवाब दिया। इसके मामू मेरे वालिद थे। तभी माँ ने हमसे कहा, लड़कियों उठो, किचन में जाओ, कुछ चाय वगैरह लाओ। क्या मेहमान की दुआ से मतलूब नहीं है? हम दोनों बहनें किचन में चली गईं। हाँ तो सुलेमान क्या रिश्ता भूल गए थे? शुक्र है आए तो। क्या पुप्पी की तुमको याद नहीं आती? बुआ जी आप कैसी बातें करती हैं, ये तो मेरा घर है। माँ ने हमको कहा चाय बाद में, पहले खाने का बंदोबस्त करो, ये खाने का टाइम है। वो किचन में हमारे पास आ गई और बोली, मैं सुलेमान के लिए अच्छा सा सालन बनाती हूँ। उन्होंने भुना हुआ गोश्त बनाना शुरू कर दिया। राबिया आटा गूंदने लगी और मैं सेहन में तनूर दहकाने के लिए ईंधन इकट्ठा करने लगी। मैं ईंधन तनूर के पास ढेर करके सुलेमान की तरफ आई और कोई बात करने की बजाय इसके चेहरे को देखने लगी। इसने कहा, पश्मीना क्या बात है, क्यों ऐसे मुझे तक रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? नहीं, ये बात नहीं है, मैंने कहा। तो फिर क्या बात है? बात यह है कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमारे घर आए हो। मेरे दिल में बड़ी चाह थी कि तुम्हें देखने की। इसका मतलब है तुमको मेरी सूरत पसंद है। मैं शर्माने लगी। शर्माने की क्या ज़रूरत है? जो तुमने नहीं कहा वो भी मैंने सुन लिया है। अच्छा, अगर मैं इलाके से बाहर चला जाऊँ तो फिर तुम क्या करोगी? मैं जी ना सकूँगी, बरमला मेरे मुँह से निकला। पश्मीना तुम इतनी मजबूत बातें करती हो, लेकिन मुझे याद है कि तुम्हारी मंगनी बख्श आवाज़ से तय है। वो तो ऐसे ही बात हुई थी, निकाह तो नहीं हुआ। मैंने अफसरदा होकर कहा तो वो चुप हो गया। फिर बोला, उदास ना हो, बाबा जान ने मुझे दुकान कर दी है जो हमारे घर के पिछवाड़े है, सड़क पर है, तुम वहाँ आना। मैंने वादा किया कि मैं ज़रूर आऊँगी। इस रोज़ खाना इसने हमारे साथ खाया और अपनी सामन की याद मेरे दिल में गुलाब के फूल की खुशबू की मानद वो बसा कर चला गया। इसके जाने के बाद कई दिन तक खुशी में सरसा रही। ऐसे खुश रहने लगी जैसे वो अभी तक हमारे घर में मौजूद हो। फिर वक़्त के साथ ये कैफियत मान पड़ने लगी और इसकी याद और दीदार की ख्वाहिश तंग करने लगी। पल पल बेकरारी ने मुझको अंदर ही अंदर हलाक करना शुरू कर दिया। जब इस तरह से निमटना मेरे पास की बात ना रही तो दिल से मजबूर होकर मैंने अम्मा से कहा, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है, क्या मैं राबिया के साथ सुलेमान के स्टोर पर चली जाऊँ? माँ बोली, चली जाओ, मगर जल्दी आ जाना। यूँ मैं और मेरी बहन इसके स्टोर आ गए। वो हमें देखकर खुश हो गया और हमारी खातिर तवाज़े के लिए अपने स्टोर के ऊपर बने कमरे में ला बिठाया। थोड़ी देर हमने बातें की, इसने हमें चाय पिलाई। फिर हम वापस आ गए। अम्मी अपनी बहन के घर घंटा भर को जाया करती थी। खाला का घर के साथ ही था। राबिया मुझे घर से निकाल देती और मैं सुलेमान से मिलने चली जाती। मैं वहाँ तकरीबन आधा घंटा या इससे कम बैठती और माँ के आने से कबल घर वापस आ जाती। मैं 2 बार ही इस तरह गई थी कि वो वाक़या हो गया जिसका कभी किसी ने सोचा भी ना था। ये जून के महीने का एक तवील दिन था। मैं और सुलेमान स्टोर के ऊपर वाले कमरे में बैठे हुए थे। कुछ लड़के जो हमारे मोहल्ले के थे आ गए और हम दोनों को पकड़वा दिया। ज़ाहिर है हम कोई बुराई तो कर ना रहे थे, इसलिए सीढ़ी का दरवाज़ा भी खुला रखा हुआ था। ये कि इन लड़कों ने मुझे ऊपर जाते हुए देखा था। मैं चादर लपेट कर आई थी। इनको खबर ना थी कि मैं किसकी बेटी हूँ। बहरहाल हमने किसी को किसी न किस तरह यकीन दिलाया कि हम यहाँ बुरी नीयत से नहीं बैठे। कोई अहम बात करनी थी जो दुकान में खड़े होकर ना हो सकती थी। इस वक्त तो ये लड़के चले गए और बाद में भी हाँफती काँपती घर पहुँच गई।
मैं इस रोज़ बदनामी से बाल बाल बची, लेकिन दिल तो मुट्ठी में आ गया था। राबिया ने मेरी हालत देखी तो समझ गई कि मेरे साथ कुछ हादसा हुआ है। वो कसम देने लगी कि सच बताओ क्या हुआ है। तब मैंने बड़ी मुश्किल से बताया कि मैं कैसे मरते मरते बची हूँ। वो लड़के हमारा जुलूस निकाल देते तो जाने क्या हो जाता। अब कभी ऐसे मत जाना। राबिया ने मुझको हदायत की और फ़ौरन वज़ू करके शुक्राने के नफल अदा करने लगी कि आज हमारा घराना एक बड़ी क़यामत से बच गया था। मैं तो बच गई, मगर लड़कों ने सुलेमान को ना बख्शा। जब मैं वहाँ से आ गई तो सुलेमान भी अपनी दुकान पर जा बैठा और वो लड़के भी चले गए। इस वाक़या का असर सुलेमान पर ज़्यादा था, लिहाजा इसने दुकान बंद कर दी और ऊपर वाले कमरे में जाकर लेट गया। शायद वो अपने हवास बहाल कर रहा था, तभी एक लड़का और 2 पुलिस वालों को लेकर आ गया और पुलिस वाले इसे थाने ले गए और हवालात में बंद कर दिया। इसके घर वालों को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गया है। पुलिस को बस रिश्वत चाहिए थी, किसी की इज्जत और हुर्मत से इनको कुछ गरज न था। सुलेमान से उन्होंने मोटी रकम तलब कर ली। इसने कहा मुझे दुकान पर ले चलो, रकम वहाँ से ही दूंगा। यूँ इसने इनको रकम देकर जान छुड़ाई, लेकिन इस वाक़या ने इसके दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। जो लड़के हमें पकड़ने दुकान पर आए थे, इनमें से एक हमारे रिश्तेदार के बेटे का दोस्त था। इसने ये वाक़या अपने दोस्त को बताया। बस फिर क्या था, सारे ख़ानदान में बात फैल गई और हम दोनों बदनाम हो गए। अजब बात ये कि जिस बात का चर्चा हमारे ख़ानदान में था, इसका इल्म मेरे वालिद साहब को नहीं था। वो कारोबार के सिलसिले में कभी अफ़गानिस्तान होते, कभी कोयटा और कभी ईरान, और अक्सर कारोबार इनका पेशावर में चलता था। वो बड़े सख्त आदमी थे, किसी की हिम्मत ना थी कि इस वाक़ये का ज़िक्र इनसे करता। वो एक लम्हे में बंदूक तान लेते। इसी सबब लोग आपस में चहमगोइयाँ करते रहते। इसी सबब लोग आपस में चहमगोइयाँ ही करते रहे। किसी ने अम्मी और अब्बा जान को कुछ ना बताया। एक दिन हमारे इलाके के एक गाँव में शादी थी। वहाँ सुलेमान के घर वाले और हम सब मौजूद थे। शादी के वसीह घर में मुझे और सुलेमान को बात करने का मौका मिल गया। मुझे इसने कहा कि तुम मेरे साथ कुछ देर को यहाँ से बाहर चलो। मैंने कहा कि किसी को पता चल गया तो क्या होगा। कहने लगा कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, दोबारा मौका ना मिलेगा। मरी यहाँ से करीब है, मरी चलो। शादी में इतना रश है, सभी खरीदारी के शौक में शहर जाते हैं। मैं माँ से पूछ लेती हूँ। बोला माँ से ना पूछो, अगर तुमने पूछा तो वो किसी और को भी हमारे साथ कर देंगी और मैंने अकेले में बात करनी है। तुम बस चादर लपेटो, निकलो। सड़क पर जो वैन खड़ी है इसमें जा बैठो, मैं पीछे आता हूँ। अगर वहाँ तुमको किसी ने सवार होते देख लिया तो फिर मैं राबिया और खोबा को भी साथ ले आऊँगा, वरना हम अकेले ही चले जाएंगे। मैं मकान के पिछवाड़े से निकली। इत्तेफाक से इधर कोई ना था। मैं पहाड़ी रास्ते पर चलने के बजाय सीधी चढ़ाई पर चढ़कर सड़क पर पहुंची और वैन का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। सड़क के सामने वाले किनारे पर वो खड़ा था। वो तेज़ी से आया और वैन में बैठकर गाड़ी चला दी। हम शहर के होटल में आ गए। वहाँ रजिस्टर पर इसने मेरा और अपना नाम मिस्टर और मिसेज लिखवाया। हम कमरे में आ गए। अब हम खुलकर बातें कर सकते थे। इसने कहा पश्मीना, तुम आज मुझसे साफ बात कहो, क्या चाहती हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी की शरीक बनना चाहती हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ अभी और इसी वक्त कोर्ट चलो। जब बात सारे खानदान में फैल ही गई है तो क्यों ना वो किया जाए जिसकी हमको कुछ गलत ना करके भी सज़ा मिल रही है। तुम अभी मेरे साथ कोर्ट चलो, हम निकाह करके आ जाते हैं। मैं तो हम बदनाम हो चुके हैं। बदनामी किसी रोज़ खुलेगी तो जानती हो क्या होगा। तुम फिर किसी के घर आबाद होने के काबिल भी नहीं रहोगे और दोबारा ऐसा वक्त नहीं मिलेगा। अब हम निकाह करके आ जाते हैं। मैं तुमको वापस शादी वाले घर छोड़ दूँगा। वो मुझे इसी तरह ज़हनी तौर पर कोर्ट मैरिज के लिए आमादा करता रहा। वालिद साहब को पता चलेगा तो क्या मैं तुमको वापस शादी वाले घर छोड़ दूँगा। वो मुझे इसी तरह ज़हनी तौर पर कोर्ट मैरिज के लिए आमादा करता रहा। वालिद साहब को पता चलेगा तो क्या होगा। वो तो जब वक्त आएगा देखा जाएगा। इन बातों से मजबूर होकर नहीं, बल्कि अपनी मर्ज़ी और दिल से मजबूर होकर मैं सुलेमान के साथ इसी वक्त कोर्ट चली गई और हमारा निकाह हो गया। जब हम वापस आ रहे थे, हमें बख्त खान के छोटे भाई शहबाज ने देख लिया। इसने इसी वक्त जाकर अपने बाप को बताया कि मैंने पश्मीना को सुलेमान खान के साथ वैन से उतरकर शादी वाले घर की तरफ जाते हुए देखा है। इसने अपने भाई को भी कहा कि मैंने तेरी होने वाली बीवी को इसके कज़न के साथ देखा है। अब तुम ही सोचो कि लोग क्या कहते होंगे। वक्त की होने वाली बीवी अपने कज़न के साथ चक्कर चलाती फिर रही है। तभी वक्त ने अपने चाचा से कहा कि अभी और इसी वक्त शादी का बंदोबस्त करो। मैं मज़ीद ऐसी बातें बर्दाश्त ना कर सकूँगा।
तरा खान तो अफगानिस्तान में फंसा हुआ है और बेटी की शादी बाप के आने से कबल हो नहीं सकती। तुम ज़रा सब्र करो। असगर चाचा ने इसे ठंडा किया। जब मैं शादी वाले घर पहुंची तो माँ परेशान थी। वो मुझे कब से ढूंढ रही थी। इसी वक्त राबिया आड़े आई। इसने ही माँ को रोका। माँ, क्या करती हो? शादी वाले घर में अपना ही तमाशा बना रही हो। ये कहीं नहीं गई थी। पिछले घर में लड़कियां दफ बजा रही थी। जो दूल्हा का घर था ये वहाँ चली गई थी। मैंने छोटी बहन की फरासत की दाद दी और कहा, हाँ माँ, मैं तो उधर ही थी। तो मुझे बताकर क्यों नहीं गई थी? राबिया को तो बता दिया था। उल्टा मैंने राबिया ही को फंसा दिया और खुद इधर उधर हो गई। माँ राबिया से उलझती रह गई। शादी खत्म हो गई। घर आ गए। अब मैं परेशान थी, वहाँ मुतमिन भी थी कि सुलेमान की मनकूवा हो। अगरचे ये राज किसी एटम बम से कम न था, मगर अब हम दोनों अपना कुछ तो दफा कर सकते थे, क्योंकि मेरा निकाह सुलेमान से हो चुका था। बाबा जान के आने की उम्मीद न थी, मगर अचानक आ गए। जब वक्त वालों ने सुना कि खान आ गया है तो उन्होंने आकर शादी की बात चला दी और कहा कि हम जल्दी शादी करना चाहते हैं। बाबा जान बोले, ठीक है, मुझे आराम कर लेने दो, चंद दिन बाद आ जाना। अभी मुझको अपनी बीवी से भी मशवरा करना है। बाबा जान ने अम्मा से राय तलब की तो माँ ने कहा कि अभी इनको टाल दो, क्योंकि पश्मीना शादी पर रजामंद नहीं है। ऐसा न हो कि वो बीमार पड़। बाबा जान को हमारी शादी की कोई जल्दी न थी। उन्होंने इनको टाल दिया कि लड़की की सेहत ठीक नहीं है। मेरे ससुराल वालों को जल्दी थी। वो असल बात का जिक्र अब्बा जान के सामने ना करते थे कि कहीं वो रिश्ता न देने से इनकार न करते। वो सुलेमान के वालिद के पास की और कहा कि तरा खान बेटी की शादी वक्त से करने पर रजामंद नहीं है और आनाकानी करता है। तुम जाकर इसको राजी करो, हम तारीख लेकर दो। वो हमें ज़बान दे चुका है। अब हम ये रिश्ता नहीं छोड़ेंगे। सुलेमान को भी खबर हो गई कि मामला बिल्कुल तैयार है, तो बाप को हालात से आगाह किया और कहा, मैंने आपकी इजाज़त के बगैर ये जुर्रत कर ली है। अब हालात को संभालना आपका काम है। सुलेमान के वालिद साहब, जो मेरे पापा भी थे, ये सुनकर सोच में पड़ गए। बात को तश्तस्पाम करने की बजाय उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। वो वक्त के वालिद के पास गए और कहा कि देखो असगर खान, तुम मेरे रिश्ता के भाई हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास दरख्वास्त करने आया हूँ। खान के पास जा सकता था। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं पश्मीना का रिश्ता अपने बेटे सुलेमान खान के लिए लेना चाहता हूँ। तुम ये रिश्ता छोड़ दो। इसके बदले में मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। अगर तुमको रिश्ते के बदले रिश्ता दरकार है तो मैं अपनी बेटी खूबा का रिश्ता तुम्हारे लड़के को देने पर राजी हूँ, या फिर तुम इसके लिए मुझसे एक ट्रक माल से भरा हुआ ले सकते हो। असगर खान बोला, ना मैं रिश्ते के बदले रिश्ता लूँगा और ना माल से भरा हुआ ट्रक। ऐसा कोई सौदा मुझे मंजूर नहीं। मैं पश्मीना का रिश्ता ही लूँगा, क्योंकि हमने बहुत पहले इस लड़की को बहू बनाने का फैसला कर लिया था और हम आज भी इस पर कायम हैं। हम तुम्हारे पास अपना मसला लेकर आए थे और तुम उल्टा अपना मसला लेकर आ गए हो। इसके बाद वो लोग मेरे मामू के पास चले गए। मामू ने कहा, अगर पश्मीना का बाप तारीख देने पर राजी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकर रिश्ता देना या ना देना इन्हीं का अख्तियार है। मैं सिर्फ इनको तुम्हारी तरफ से कह सकता हूँ, मजबूर नहीं कर सकता। मामू जान आए। उन्होंने मेरे वालिदैन से मेरी शादी की बात की। अम्मा राजी ना थी। उन्होंने बताया कि मैं वक्त वालों की बातें सुन रही हूँ। ये लोग एक तरफ मेरी बेटी को बुरा कह रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमसे तारीफ मांग रहे हैं। अगर मेरी बेटी बुरी है तो ये लोग क्यों इसको बहू बनाना चाहते हैं? अब अगर उन्होंने पश्मीना का नाम सुलेमान के साथ लिया तो मैं बेटी की शादी सुलेमान से ही करूँगी। लेकिन वाले साहब ने मामू की बात मान ली और मेरी शादी की तारीख वक्त संवार खान के लिए दे दी, क्योंकि वो ज़ुबान दे चुके थे। शादी की तारीख तय हो गई। इसी दिन मैं खाला के घर में थी। मुझे बिल्कुल खबर ना हुई कि ये मामला तय हो गया। जब मुझे खबर हुई बहुत रोई। माँ से कहा, माँ, क्या सिर्फ दौलत के लालच में मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी है? उन्होंने जवाब दिया, मेरी प्यारी बेटी, ये मेरा काम नहीं, तुम्हारे वालिद साहब का कारनामा है। मैं तो इन लोगों की बातें रिश्तेदारों की ज़ुबानी सुन रही हूँ कि वो लोग तेरा नाम सुलेमान के साथ लेकर हमें बदनाम भी कर रहे हैं। जब ये खबर सुलेमान तक पहुँची वो इसी वक्त हमारे घर आ गया। बाबा जान और अम्मा घर पर ना थे। वो शादी का मज़ीद तफसीलात तय करने के लिए सिर्फ राबिया घर पर थी। मैंने सुलेमान को देखा और फूट फूट कर रोने लगी। इसने कहा, अरे तुम क्यों रो रही हो? ये रोने का वक्त नहीं है, जुर्रत से काम लो। ये फैसला करने का वक्त है। मेरा साथ दो। हम अपना निकाहनामा तुम्हारे वालिद के आगे रख देते हैं। नहीं, खुदा के लिए ऐसा ना करना। क्या तुम चाहते हो कि यहाँ मेरा लहू बहता नजर आए? मैंने कहा, तो फिर क्या हाल है? तो इसने कहा, क्या तुम इसी वक्त मेरे साथ चलने को तैयार हो?
अपना बैग उठाओ, 2 जोड़े डालो और फिर जो होगा देखा जाएगा। बस यही एक रास्ता है कि हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। सुलेमान कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा कभी नहीं, इससे मत जाना अच्छा है। मैं ना तो नकाह नामा वालिद को दिखाना चाहती हूँ, ना सुलेमान के साथ जाना चाहती थी। और क्या हाल था शादी को रोकने का। सुलेमान बेबस था, वो मेरी रजामंदी के बगैर कोई कदम भी नहीं उठाना चाहता था। अब वो इतना परेशान था कि आंखों से आंसू बह रहे थे और कमरे की दीवारों से सर टकरा रहा था। अपने वाले साहब को भी वो कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि मैं जो साथ नहीं देती थी। 4 दिन बाद वो एक दोस्त के साथ मैच देखने चला गया। जब वो वापस लौटा तो उसकी बहन ने बताया कि आज रात पश्मीना रुखसत की जाएगी। सुलेमान ने बहन से कहा, तुम इसी वक्त जाओ, जल्दी से निकाहनामा पश्मीना को दो और इसको कहो कि ये या तो वो इजाज़त दे दे कि मैं ये कागजात ज़ाहिर कर दूँ, या फिर खुद इनको टुकड़े टुकड़े करके मुझे दे दे, तो मैं समझूंगा कि मैंने इसको इस निकाह से आज़ाद करना है ताकि वो किसी और की दुल्हन बन सके। इसके बाद मैं इसकी दुनिया से दूर चला जाऊंगा। होबा निकाहनामा लेकर आ गई। कमरा बंद करके इसने ये निकाहनामा मेरे सामने रखा और कहा कि अब तुम क्या चाहती हो। अब भी वक्त है कि निकाहनामा ज़ाहिर करके शादी रोकी जा सकती है। मैंने जवाब दिया, अब तुम मुझे मरा हुआ समझ लो, क्योंकि बाप की पगड़ी उछालने की मुझ में हिम्मत नहीं है। फिर इन कागजात को मैंने अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दिया और होबा से कहा, सुलेमान से कहना ये तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा अगर तुम मेरी इज्जत रख लो और ये राज हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर लो। मेरे दिल में इसका प्यार ज्यों का त्यों है, मगर ये जो घर वालों से चुपकर कोर्ट में निकाह किया है, ये मुझसे भूल हो गई है, इसे माफ़ कर देना। मुझ में हिम्मत नहीं कि वालिद का इस तरह सामना कर सकूं और इनकी सबकी कराऊं। सुलेमान की बहन ने जब ये बातें इसे बताई तो इसने मेरी इज्जत की खातिर जहर का ये घोंट पी लिया, क्योंकि वो सच्चे दिल से मुझसे प्यार करता था। इसने अपना बैग उठाया और इसी वक्त किसी नामालूम मंजिल की तरफ निकल गया। यूँ मेरी शादी बख्श आवाज़ से पान से होगी। मेरा दिल किसी तौर अपने शोहर को कबूल नहीं कर रहा था। मैं पछता रही थी कि मैंने हिम्मत ना करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। पता नहीं वालिदैन की लाज रख कर मैंने अच्छा किया या खुद के साथ जुल्म किया, लेकिन ये पछतावा ज़रूर था कि काश मैं पप्पी ही को इत्मीनान में लेकर अपने दिल का हाल बता देती, तो वो ही वाले साहब को इस बात से आगाह कर देती। मैं और सुलेमान अदालत में निकाह कर चुके हैं, मगर अपनी बुज़दिली के बायस मैं ये सब ना कर सकी। यूँ मैं एक ऐसे जहन्नम में गिर गई जहाँ से निकलना चाहती तो निकलना मुमकिन न था। मुझे बाद में पता चला कि वाले साहब खुद भी मेरी शादी बख्शवास से नहीं करना चाहते थे, मगर सोचते थे कि ये तयशुदा रिश्ता भी छोड़ दूँ तो कहीं मेरी बेटी दूसरे मुनासिब रिश्ते के इंतज़ार में बैठी न रह जाए। अगर फूफी वालों की तरफ से पेश रफ्त होती तो वो यकीनन मेरे लिए सुलेमान को ही तरजीह देते। सुलेमान तो ऐसा घर से गायब हुआ कि फिर ना आया। आज भी फूफी मुझे बदुआएं देती हैं कि इस लड़की की वजह से मेरा बेटा घर से चला गया और हमसे जुदा होकर दरबदर हो गया। ये तो शादी रचाकर घर आबाद किए बैठी है। इनको क्या खबर कि महज शादी से सभी घर आबाद नहीं होते, जब तक कि दिल आबाद ना हो।